हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डिस्कसिंग कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, देन हम वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, देन हमने ये देखा कि अगर हमने डिस्प्ले कंसोल पे कुछ डिस्प्ले करना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, देन यूज़र से अगर कोई नंबर लेना है तो वो किस तरह से लेना है, एंड देन वी राइट अ सिंपल डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, हमने उसके अगेंस्ट कोड लिखा, थोड़ा सा हमने कोड लिखना सीखा कि जी वेरिएबल के साथ जो अरिथमेटिक होती है वो किस तरह से आप परफॉर्म करते हो, दो नंबर्स को जमा किस तरह से करते हो, माइनस किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। और ये रिमाइंडर का साइन था जो बताता है कि अगर नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो बचता क्या है। लेट से 10 नंबर में 10 पड़ा हुआ है और 10 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ज़ीरो बचता है, तो वो डिजिट के अंदर ज़ीरो आ जाएगा। सो हम बेसिक जो अपना वर्कआउट था वो हम सिंपल रख रहे थे अभी तक, कि हम सीधा सीधा कोड लिखते जा रहे थे और उसके अंदर कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं आ रही। कई दफ़ा होता है कि आपको वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उनके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ रही होती है। डिसीजन मेकिंग किस तरह की? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेट से दो लोग हैं, उनकी आप एज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब उनकी एज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपने चेक करना है, लेट से ये प्रॉब्लम है कि जी किसकी एज जो सी है वो ज़्यादा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एज को दूसरी एज के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो कंपैरिजन के लिए आप जो चीज़ यूज़ करते हो, आज उसकी थोड़ी सी हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि उसको हम किस तरह करते हैं, और सेकेंडली हम उसको कितनी दफ़ा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। सो ये जो आज का लेक्चर है डेट इज़ अबाउट कंडीशनल्स। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एज, लेट से दो दो लोगों की एज है, एक का नाम नुमान है और दूसरे का नाम लेट से हारिस है। ये मैंने इनिशियलाइज कर दी हैं दो वेरिएबल्स। नाउ मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़र से ये वेरिएबल्स एंटर करवाऊँगा। एंटर नुमान's एज, ये जो साइन है ये न्यू लाइन पे जाने के लिए, कि जब एंटर नुमान एज लिखा आएगा कंसोल के ऊपर तो उसके आगे न्यू लाइन पे चला जाएगा कर्सर। तो सीन करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे हम नुमान एज की, इसी तरह से हम हारिस की एज यूज़र से लेंगे, सो नाउ ये दो वैल्यूज़ हमने यूज़र से ले ली हैं, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी एज जोन सी है वो दूसरी एज से बड़ी है या छोटी है या बराबर है। सो उसके लिए वी यूज़ कंडीशनल्स। वी शुड हैव सम मैकेनिज्म ना सी प्लस प्लस के अंदर कि हम क्या चीज़ यूज़ करें, तो उसके लिए हम कंडीशनल्स यूज़ करते हैं। कंडीशनल्स क्या हैं? जैसे आप अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर आप जब भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि लेट्स से आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप पहले सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार मेरे कितने परसेंट नंबर हैं। लेट्स से मेरे नंबर 50% मार्क्स हैं, तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ लेट्स से सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, देन मैं अप्लाई करता हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में। अगर मेरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ना हुआ तो मैं वहाँ पे ले लूँगा, अगर मेरा वहाँ पे ना हुआ तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में ले लूँगा। सो ये जो अगर है, ये आप अगर इंग्लिश में टाइप करें तो इसको आप इफ़ कहेंगे। सो आप इंग्लिश के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर भी आप इफ़ लिखेंगे। सो इफ़ नोमान एज इज़ ग्रेटर देन हारिस एज, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि कंसोल पे आपने ये शो करना है आउटपुट पे कि नुमान इज बिगर दैन, इज ओल्डर दैन, कह लें ओल्डर दैन हारिस। ठीक है जी। नाउ आपने ये एक कंडीशन लगाई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हारिस की एज जो है वो नुमान की एज से ज़्यादा हो, तो दैट मीन्स आपको एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा।
देन यहाँ पर आ जाएगा कि हारिस इज ओल्डर देन नुमान। ओके जी, सो लेट्स से ऐसा भी हो सकता है यूज़र जो हारिस की एज दे और नुमान की एज दे, दोनों की एज इक्वल हो। सो दैट मीन्स कि मुझे एक और इफ़ लगाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि क्या दोनों की एज इक्वल तो नहीं आ रही। सो मैं लिखूँगा हारिस एज डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इक्वल्स टू नहीं लिखूँगा क्योंकि इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। जैसे आप यहाँ पर लेट्स से नुमान एज में कोई वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ी हुई है अभी वैल्यू, तो अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसको 1 कर दूँगा, तो अब इसमें 1 असाइन हो गया, इस वेरिएबल के अंदर 1 असाइन हो गया। सो ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यहाँ पर डबल इक्वल टू का ऑपरेटर ये कंपेयर करने के लिए कि क्या ये दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ऊपर वाली कोई ना कोई कंडीशन चल जाएगी, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और मैं ये कह सकता हूँ कि हारिस एज इज इक्वल टू नुमान्स एज। ओके जी, इसके आखिर में सेमीकोलन लगाना है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। सो जब मैंने इसको रन किया तो ये जो एक्जी फाइल है इसमें पहले मैं नुमान की एज एंटर करूँगा। लेट्स से नुमान की एज मैंने 15 एंटर कर दी है। उसके बाद मैं हारिस की एज एंटर करूँगा। सो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हारिस की एज हम एंटर करेंगे। सो जब हारिस की एज हमने एंटर की तो यहाँ पर कर्सर आके रुक गया क्योंकि मैंने इस जगह पर ब्रेक पॉइंट लगाया था। सो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ नुमान एज में क्या वैल्यू आ रही है, डेट इज़ 15। इसी तरह से हारिस एज के अंदर 10 आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है कि नुमान एज इज़ ग्रेटर दैन हारिस एज, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि नुमान की एज 15 है और हारिस की एज 10 है। तो ये वैल्यू जो सी है ये इससे बड़ी है, डैट मीन्स कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। सो मैंने चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू हुई है या नहीं हुई। मैं यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं डिबग करने जाऊँगा, स्टेप ओवर करूँगा तो ये देखें ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ गए। जब कभी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस तरह से इफ़ कंडीशन के अंदर चले जाएंगे, मतलब उस कंडीशन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ वो उस पर्टिकुलर इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। ये देखें ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई तो वो नहीं गया, इसी तरह से ये भी फॉल्स हो जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि नुमान इज़ ओल्डर दैन। आज ये बिल्कुल बेसिक आपने प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर आपने सीखा है कि आप कंडीशंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन सॉल्विंग मेनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी डेली लाइफ की आप प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आप उसके बेसिक कंस्ट्रक्ट सीख रहे हैं। पहले आपने वेरिएबल बनाना सीखा, इनिशियलाइज करना सीखा, देन आपने सी आउट करना सीखा कि कंसोल पे आउट किस तरह से करना है। उसके बाद आपने यूज़र से वेरिएबल लेना सीखा। अब आपने आज ये सीखा कि कंडीशंस को किस तरह से यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। नाउ ये 3 इफ़ की कंडीशंस आपने डायरेक्ट लिख दी हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि अगर आपको पता है कि एक कंडीशन है ट्रू होना है तो इसका मतलब ये कि बाकी दोनों फॉल्स होंगी ही होंगी। मतलब अगर नुमान की एज हारिस से बड़ी है तो सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, बाकी कंडीशंस फॉल्स होंगी। तो पहली इफ़ के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप एल्स इफ़ लिखते हैं। सो आपने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, राइट, यहाँ पर एल्स इफ़ लिख दिया। नाउ एल्स, ये जो एल्स है ये अगर आप लिखने जाएं तो आप कंडीशन नहीं लिखते क्योंकि जब ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट
प्रोग्रामिंग के अंदर ये है कि कंडीशंस के अंदर ये है कि ये एल्स ने चलना ही चलना है, इस एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा है इसने चलना ही चलना है। सो आपको कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो एल्स के साथ कभी भी आप कंडीशन नहीं लिखते। सो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप थोड़ा सा फ़र्क देखिएगा कि मैं वही वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, ये पहली कंडीशन ट्रू हुई है। ये पहली कंडीशन जब ट्रू हुई है, ये पहली कंडीशन जब ट्रू हुई है तो यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ तो ये इस कंडीशन के अंदर चला गया क्योंकि ये ट्रू हुई है ऑफ कोर्स कंडीशन। जब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो वो देखें इस इफ कंडीशन के अंदर वो जा ही नहीं रहा, इसको चेक ही नहीं कर रहा कि ये अब एज को चेक भी करना है या नहीं करना, बिकॉज एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो इस एल्स की वजह से आप किसी और कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं करेगा और आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वही आंसर आ रहा है जो लास्ट टाइम आपके पास आंसर आया था। ठीक है जी, सो ये बेसिक एक आइडिया था कि आप बेसिकली कंडीशंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। सो नाउ हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ठीक है, हमने एक प्रोग्राम के अंदर देख लिया है कि हम किस तरह से कंडीशंस को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अंदर वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, वो इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा। सो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हम कंपैरिजन किस किस तरीके से कर सकते हैं। हमने ग्रेटर देन किया, लेस देन किया, डबल इक्वल्स टू करके देखा। ये हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, डिफरेंट अलजेब्रिक कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को। सो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू जो सी है वो राइट हैंड वाली वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही होती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको लिखने का वे आउट क्या है हमारा सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। जैसे ग्रेटर देन है तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था। और फ्लो चार्ट्स आपने पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं कि फ़्लो चार्ट के अंदर आपके पास एक स्टार्ट है और एक स्टॉप है और दरमियान में डिसीजन है। डिसीजन बेसिकली वहाँ पर आ रहा होता है जहाँ पे इसकी कंडीशन लग रही होती है। देन प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर आप अगर कोई ऐसा काम है जो कि आपके प्रोग्राम के साथ इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपके प्रोग्राम का हिस्सा है तो आप उसका एक प्रोसेस सेपरेट कर देंगे ताकि कल को अगर किसी और जगह उस प्रोसेस की ज़रूरत पड़े तो आप उस प्रोसेस को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से कंटिन्यूएशन मार्क्स है कि किसी जगह पे अगर किसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है तो आप वहाँ पर ये सर्कल शेप में लगा सकते हैं पेज पे अगर आप एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह से फ़्लो लाइन है कि फ़्लो चार्ट के अंदर ये जो डेटा है ये किस तरफ जा रहा है, इसका फ़्लो किस तरफ है। जैसे यहाँ पर ये एक इफ़ का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो देन ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये कोई और प्रोसेस है जो कि इफ़ की कंडीशन के ट्रू होने पर है, और अगर फॉल्स है तो देन सीधा ही जा रहा होगा, वो इस तरफ नहीं जाएगा। राइट, ये सैम्पल स्ट्रक्चर एक और है जिसके अंदर थोड़ा एग्जांपल दी हुई है एज की ही जो हमने प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो देन लेट्स से हमारे केस में नुमान और हारिस था। हारिस की एज जो सी है वो कम आ रही थी नुमान से, तो हम डिस्प्ले कर रहे थे कि नुमान एज इज़ ओल्डर देन हारिस। सो ये उसका बेसिक प्रोग्राम था, ये हम लिख चुके हैं। देन हम इफ एल्स के स्ट्रक्चर पे आए थे। इफ एल्स के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर क्या चीज़ है जो कि डिफरेंट है। ऑफ कोर्स अगर एक भी ट्रू हो गया है तो वो दूसरे एल्स की कंडीशन के अंदर वो जाएगा ही नहीं, वो चेक ही नहीं करेगा। राइट, सो नाउ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक और ऑपरेटर हमने पढ़ा है, और गेट पढ़ा है, एंड गेट पढ़ा है, और नॉट गेट पढ़ा है। तो हम इफ़ कंडीशंस के अंदर हम ये नहीं है कि एक ही इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि जी नुमान एज इज़ ग्रेटर दैन हारिस एज। हम ये भी लिख सकते हैं कि जी एंड गेट भी लगा सकते हैं। सो दो कंडीशंस के दरमियान में एंड गेट भी लग जाता है। सो अगर एंड गेट लग रहा हो तो उस केस में हमने जो ट्रूथ टेबल पढ़े हुए हैं उसके अंदर ये था कि दो ट्रू अगर वैल्यूज़ हों तो तब ही एंड गेट का आंसर ट्रू आता है। तो हम एक्सप्रेशन के दरमियान में एंड गेट्स भी लगा सकते हैं
प्रॉब्लम की नौयत के मुताबिक हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो देन वी हैव दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि शॉपकीपर अनाउंसेस अ पैकेज फॉर कस्टमर्स दैट ही विल गिव 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बिल्स। एक अनाउंस कर रहा है वो पैकेज कस्टमर्स को कि जी वो जितने भी बिल होंगे उस पर 10% डिस्काउंट देगा। अगर बिल की अमाउंट जो सी है वो 5000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 15% डिस्काउंट है। सो यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम जो बेसिकली अमाउंट लेगा बिल की और यूज़र से, और पेएबल अमाउंट होगा उसके ऊपर, उसमें से ये जो डिस्काउंट है ये माइनस करेगा और एक्चुअल अमाउंट को डिस्प्ले कर देगा। ओके, सो वी गोना राइट द प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं और चेक करते हैं कि हम किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक अदद अमाउंट का वेरिएबल बना लेंगे, बिकॉज ये वो अमाउंट है जो कि हमें इनपुट में चाहिए यूज़र से, राइट। सो ये इंटीजर है। इसकी वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं। ये जो भी बिल बना है उसको हम यूज़र से ले लेते हैं। सॉरी, ये स्पेल मिस्टेक थी। ओके, सो नाउ ये हमने यूज़र से अमाउंट की वैल्यू ले ली है, राइट। नाउ अगर जो अमाउंट है वो 5000 से ग्रेटर है और इक्वल है लेट से, तो आप क्या करेंगे कि आप लेट से डिस्काउंट एक वेरिएबल बनाया हुआ है, दैट इज़ लेट से डिस्काउंट का एक वेरिएबल ही बनाया हुआ है, सिंपल। नाउ अगर अमाउंट जो है वो 5000 से ज़्यादा है तो डैट मीन्स कि उसके ऊपर जो अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होगा दैट विल बी 15%। सो मैं क्या करूँगा कि अमाउंट का 15% कैलकुलेट कर लूँगा। सो जो 15% में कैलकुलेट आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अमाउंट का 85% कैलकुलेट करें और डायरेक्टली जो भी वैल्यू आएगी उसको दोबारा अमाउंट के अंदर या बिल का एक वेरिएबल बना लें, उसके अंदर स्टोर करवा लें, राइट। सो बिल इज़ इक्वल टू अमाउंट का 85%। आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट बन रही है आप उसका 15% निकालें। ये आपकी आ गई डिस्काउंटेड अमाउंट। सो डिस्काउंटेड अमाउंट जो सा ये वेरिएबल नहीं बना हुआ, डेट मीन्स कि हम वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसको हम फ्लोट रखेंगे क्योंकि 15% हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। सो ये डिस्काउंटेड अमाउंट आई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट यूज़र ने दी थी हम उसमें से डिस्काउंटेड अमाउंट को माइनस कर देंगे और एक्चुअल वैल्यू हम क्या करेंगे बिल के अंदर पुट कर देंगे। सो बिल भी फ्लोट हो जाएगा। सो सारी वैल्यूज़ को फ्लोट ही कर देते हैं। एल्स में बिल की वैल्यू में एग्जैक्ट अमाउंट की वैल्यू का जो 10% है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं, क्योंकि अगर 5000 से लेस बिल आया तो उस पर 10% डिस्काउंट तो है ही। सो डैट मीन्स कि हमारा बिल में कोई ना कोई डिस्काउंट तो ज़रूर होगा। सो बिल के अंदर जो भी वैल्यू सबसे आखिर में आएगी हम आखिर में इसको डिस्प्ले कर देंगे। द अमाउंट टू बी पेड
आफ्टर deduction is bill, राइट। सो यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको चलाते हैं और देखते हैं। सो हम एंटर करते हैं जी बिल है लेट्स से 8000। अब जब 8000 डैट मीन्स 8000 इसमें आ गया और यहाँ पर 5000 पड़ा है, सो डैट मीन्स कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी क्योंकि 8000 ग्रेटर देन है 5000 से। सो जब हम इसको आगे चलाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्काउंटेड अमाउंट आ गई है, डिस्काउंटेड अमाउंट आई है जी 1200। सो डैट मीन्स कि अमाउंट जो एक्चुअली थी वो थी 8000 के ऊपर जो 15% डिस्काउंट है डैट इज़ 1200। और अब हम जब अप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास एक्चुअल बिल आ जाएगा डैट इज़ 6800। इसको हम करवाएंगे प्रिंट। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वो अमाउंट आ गई है जो आफ्टर डिडक्शन, राइट। नाउ यू नीड टू चेक कि अच्छा जी अगर लेट से वैल्यू 5000 से लेस आ जाती है फिर क्या होता है। सो लेट से 4000 कर देता हूँ। जब 4000 हुई वैल्यू तो डैट मीन्स कि ये वाला इफ़ तो नहीं चलेगा क्योंकि ये वाली इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, राइट। ये एल्स में चला गया, ये इसने 10% डिस्काउंट निकाल लिया, 400 डिस्काउंट बनता है 8000 पे। देन आपने इसको फिर एग्जीक्यूट किया, इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 3600 इज़ द बिल आफ्टर डिडक्शन। अगर आपका जो बिल है वो 4000, 10% डिस्काउंट करने के बाद जो आपका बिल बनेगा डेट इज़ 3600। सो आपने कुछ आई थिंक कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं आज, और उसके अंदर क्या मेन चीज़ें थी वो ये थी कि आप जब आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो आप पहले उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली कोड करना ना शुरू कर दें। ये तो अभी प्रैक्टिस की वजह से ये सारा कोड मैंने कर दिया है, लेकिन कागज़ पे पहले आप उस चीज़ को लिखें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम है क्या और हमने उसको सॉल्व किस तरह से करना है। उसके लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे, कहाँ कहाँ इफ़ की कंडीशन लगेगी, किस किस जगह मेरी कैलकुलेशन किस तरह से हो रही है, उसको पहले कागज़ पे परफॉर्म करें, उसके बाद आप उसका प्रोग्राम लिखें। सो ये हमारा लेक्चर था आज का कंडीशंस के बारे में जी। थैंक यू सो मच।